गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, सीमाकारी कारकों की अवधारणाएं, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है पारिस्थितिकी की आधारभूत अवधारणा यानी बेसिक कंसेप्ट इन इकोलॉजी ये समझा था। साथ ही हमने लिबिक का न्यूनतमता का सिद्धांत, लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम भी हमने समझा था। साथ ही हमने वहाँ जो है स्थिर दशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट भी पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर्स इंटरेक्शन, कारकों के अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत भी हमने समझा था, और साथ ही उसके एग्जाम्पल भी हमने समझे थे। अब इससे आगे की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए, सेल्फोर्ड का सहनशीलता या सहिष्णुता का नियम, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। देखिए, इसके लिए एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें सहनशीलता या टॉलरेंस के नियम का ग्राफीय चित्रण किया गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुकूल जो सीमाएं होती हैं उनके बीच में जीव संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है, जबकि कार्य की सहिष्णुता यानी फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस में वह सबसे कम, और असहिष्णुता वाले क्षेत्र में ये बिल्कुल भी नहीं होती। जैसा कि आपके सामने चित्र दिया हुआ है, इसमें कोई पॉपुलेशन या समष्टि है, उसमें आप देखिए असहिष्णु जो क्षेत्र होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समष्टि का जीव हमारे को प्राप्त नहीं होता है। इसमें हम निम्न से उच्च की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कार्य की क्षेत्र में दोनों तरफ जो कार्य की क्षेत्र है उनके अंदर जो है समष्टि के बहुत कम प्राणी देखने को मिलते हैं, और दोनों कार्य के क्षेत्रों के बीच में जो अनुकूलतम सीमा होती है उस अनुकूलतम सीमा के अंदर सर्वाधिक प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी कारक अथवा वह कारक जो वातावरण में विद्यमान रहता है उसकी न्यूनता व अधिकता का विचार सर्वप्रथम सेल्फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में किया, जिसे सहनशीलता के नियम या लॉ ऑफ टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है। यह नियम मुख्य रूप से वातावरणीय कारक जैसा कि प्रकाश है, ताप है, जल है आदि को सम्मिलित करता है। पादपों व जंतुओं पर वातावरणीय प्रभाव के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि न केवल बहुत कम पदार्थ या अवस्था वरन उसी की बहुत अधिक मात्रा भी किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में सीमा बन सकती है। इस प्रकार जीव बहुत और कम के मध्य की सीमा, जिसे हम सहनशीलता की सीमाएं या लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस कहते हैं, में जीवित रहते हैं। इस नियम के जो है निम्न 5 सहायक सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला है सहिष्णु क्षमता, टॉलरेंस कैपेसिटी। जीव की सहनशीलता की क्षमता किसी एक कारक के लिए विस्तृत सीमा तक हो सकती है, जबकि अन्य कारकों के लिए यह सीमा बिल्कुल कम हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरा है वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। समस्त कारकों के लिए विस्तृत सहनशीलता की क्षमताएं रखने वाले जीवधारियों का वितरण इष्टतम या सीमा क्षेत्र में अनुकूलतम होता है। अगला है सहिष्णु सीमा, टॉलरेंस लिमिट्स। जब जाति विशेष के लिए परिस्थितियां एक पारिस्थितिक कारक के लिए ठीक न हो तो दूसरे कारकों के लिए भी सहनशीलता की सीमा कम हो जाती है। पेनमैन 1956 ने बताया कि यदि भूमि में नाइट्रोजन सीमाकारी हो तो घास यानी ग्रास के सूखने के लिए प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी प्रकार भौगोलिक स्थिति व मौसम, ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड वेदर, एक ही जाति में एक पारिस्थितिक कारक के लिए सहनशीलता की सीमाएं और उपयुक्ततम सीमा भौगोलिक स्थिति व मौसम के अनुसार बदलती रहती है। पांचवा है निर्णायक प्रजनन काल, रिप्रोडक्टिव पीरियड एज क्रिटिकल फेज। जब भी वातावरणीय कारक सीमाकारी यानी परिमितकारी कारकों की तरह सक्रिय होते हैं तो जीवधारियों का प्रजनन काल
एक निर्णायक अथवा क्रांतिक यानी क्रिटिकल फेज या प्रावस्था में आ जाता है। जैसे बीजों, अंडों, भ्रूणों तथा लार्वों आदि के लिए सहनशीलता की सीमाएं अप्रजननशील जीवों की तुलना में अधिक सीमित होती है। उदाहरण के लिए एक वयस्क ब्लू क्रेब तथा अन्य समुद्री पानी में रहने वाले जंतु कुछ समय के लिए स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, परंतु उनके लार्वा जो होते हैं वो स्वच्छ पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः ये जातियां नदी के वातावरण में प्रजनन नहीं कर सकती है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट है कि नदी का वातावरण एक सीमाकारी कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। सभी प्राणियों और वनस्पतियों की उत्पादक अवस्थाओं रिप्रोडक्टिव स्टेजेज जैसे कि बीज, अंडा, भ्रूण, लार्वा आदि में उनकी वयस्क अवस्थाओं की तुलना में सहिष्णुता शक्ति कम होती है। किसी ऐसे जीवधारी के वर्णन के लिए जो किसी कारक की न्यून या अल्प या कम सहिष्णुता शक्ति रखता है के पहले अल्प या तनु या मित स्टेनो शब्द लगा देते हैं। जैसे अल्प लवणानुकूली या तनु लवणी स्टेनोहेलाइन का अर्थ है नमक या लवण के लिए अति कम सहिष्णु वाले जीवधारी। इसी प्रकार अधिक सहिष्णुता वाले जीवधारियों के पहले पृथु या विविध शब्द यानी कि यूरी या वाइड लगाते हैं। उदाहरण के लिए नमक या लवण के लिए अधिक सहिष्णुता वाले जीवधारियों को हम विविध लवणानुकूली या पृथु लवणानुकूली यानी यूरी हेलाइन कहते हैं, अर्थात वे समुद्री प्राणी जो समुद्र के किनारे के खारे पानी की विविध मात्राओं में रह सकते हैं या रह सकने में सक्षम होते हैं। अगला है सीमाकारी कारकों की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में देखिए न्यूनतमता के नियम एवं सहनशीलता की सीमा की अवधारणा के सामंजस्य से सीमाकारी कारकों की अधिक सामान्य और आधुनिक अवधारणा बनी है। सामान्यतः प्रकृति में जीव दो निम्न परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित रहता है। पहला, जिन पदार्थों की जीवधारियों को सबसे कम आवश्यकता होती है उनकी मात्रा व परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारक उदाहरण ट्रेस एलिमेंट्स के प्रभाव से वह नियंत्रित रहता है, अर्थात इन सब का प्रभाव उस पर निर्णायक होता है। दूसरा, जीवधारी वातावरण के अन्य घटकों कंपोनेंट्स तथा स्वयं की परिवर्तनशीलता की सहनशीलता की सीमा लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ चेंजेबिलिटी से भी नियंत्रित रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। फिर अगला है सीमाकारी कारकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सीमाकारी कारकों की अवधारणाओं का सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि यह परिस्थितियों के जटिल वातावरण का आंतरिक अध्ययन करवाता है। वातावरणीय कारक बहुत जटिल होते हैं एवं सभी कारक समान महत्वता के नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन सभी जंतुओं के लिए आवश्यक है, किंतु यह विशेष वातावरण में ही सीमाकारी रहता है। जैसे अगर किसी झरने में मछलियाँ प्रदूषण या पोल्यूशन या संदूषण या कॉन्टामिनेशन से मरती हैं तो हम ऑक्सीजन की कमी का अनुमान स्वतः ही लगा सकते हैं। पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता भिन्न होती है। इस तरह अगर मैदान में स्तनधारी जीव मरते हैं तो परिस्थिति वैज्ञानिक किसी दूसरे कारण को सोचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सांद्रता वातावरण में स्थिर होती है एवं काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन सीमाकारी अथवा परिमितकारी कारक नहीं होता है। उपरोक्त तथ्य को समझने के लिए हम ताप यानी टेम्परेचर का भी उदाहरण ले सकते हैं। साधारणतः मानव शरीर के लिए अथवा इसी प्रकार के अन्य प्राणियों के लिए पृथुतापी या यूरीथर्मल शब्द काम में लिया जाता है। कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान अति सुखमय प्रतीत होता है। यदि तापक्रम लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाए तब भी हम जीवित तो रहते हैं, परंतु बड़ी कठिनाई के साथ, और इससे भी अधिक नीचे तापक्रम पर साधारणतः जीव दुर्लभ हो जाता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए तो हमें कठिनाई का अनुभव होता है, परंतु इससे भी ऊपर तापक्रम होने पर लू और गर्मी से हमारा प्राणांत भी हो सकता है, प्राणों का अंत हो सकता है। अतः 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापक्रम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और तापक्रम की इस सीमा रेखा को हम इष्टतम या अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम कहेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस तक और 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक ऊपर के तापक्रम जिसमें हम जीवित तो रहते हैं परंतु कठिनाई के साथ,
को हम कार्य दबाव क्षेत्र जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। इसी प्रकार जोन ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, परंतु कार्य दबाव क्षेत्र से भी नीचे या ऊपर की सीमा को हम घातक क्षेत्र कहते हैं। इस उदाहरण में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उच्चतम तापमान की बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जहां सहिष्णुता की सीमा की रेखाएं पूर्णतया समाप्त हो जाती है को क्रमशः हम न्यूनतम एवं उच्चतम क्रांतिक बिंदु मिनिमम एंड मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और लगभग इसी प्रकार सभी कारकों का भिन्न भिन्न जीवधारियों के लिए अलग अलग समय अनुकूलन कार्य दबाव तथा घातक क्षेत्र होता है। जैसे तनुतापियों स्टीनोथर्मल्स के लिए या तो नीचे की ओर अथवा कुछ के लिए पॉलीथर्मिक के लिए उच्च तापमान पर अलग अलग अनुकूलन ऑप्टिमम तापमान होते हैं, अर्थात जीवधारियों की उत्तम वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए वातावरण के सभी कारकों का अनुकूलतम क्षेत्र में होना अति आवश्यक है। इसी परिकल्पना के आधार पर वी सेल्फोर्ड ने सन 1913 में नियम प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने सेल्फोर्ड का सहिष्णुता नियम सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस कहा। इस नियम के अनुसार वातावरणीय कारक फैक्टर्स जिसके साथ जीव अनुक्रिया या रिएक्शन करता है का न्यूनतम व अधिकतम सीमाकारी प्रभाव होता है, उसकी क्रांतिक न्यूनतम बिंदु क्रिटिकल मिनिमम पॉइंट से कम एवं अधिकतम क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट से अधिक तीव्रता होने पर ये उसका जीव पर घातक प्रभाव डालता है, घातक प्रभाव होता है जीवों पर। यह घातक प्रभाव संबंधित जीव और उसकी जाति को समाप्त कर सकता है। एक ताप के लिए जीव की सहिष्णुता का भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें तनुतापी नीचे की ओर तनुतापी नीचे की ये कार्य के दबाव क्षेत्र है। दो कार्य के दबाव क्षेत्रों के मध्य पृथुतापी या यूरिथर्मल जीव ये जो सबसे अनुकूलतम तापमान होता है, सबसे ज़्यादा जीव इस क्षेत्र में मिलते हैं। हचिंसन ने 1944 ने यह निरीक्षण किया था कि कुछ जैविक भोज्य पदार्थ पूरे समुदाय के जीवधारियों के लिए सीमाकारी कारकों की तरह कार्य करते हैं। हचिंसन ने यह निरीक्षण अमेरिका या यूएसए की एक झील में किया। इस झील में सभी अकार्बनिक पोषक तत्व नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अतिरिक्त अधिक मात्रा में उपस्थित थे, अतः यह अनुपस्थित तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस सीमाकारी कारक की तरह कार्य कर रहे थे। यदि किसी फार्म यानी कल्टीवेटेड फील्ड में नाइट्रेट तथा फॉस्फेट युक्त खादें अगर काफ़ी मात्रा में प्रयोग की जाए तो फसल में वृद्धि नहीं हो सकती है। यदि भूमि में पहले से सिलिकेट तथा आयरन फेरस अनुपस्थित हो तो तात्पर्य है कि सिलिकेट और आयरन यहाँ सीमाकारी कारक की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कभी कभी सीमाकारी कारकों का अध्ययन पारिस्थितिक समस्याओं या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वातावरण में उपस्थित अनेक भौतिक एवं रासायनिक कारक भी परिस्थितियों के अनुसार सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे ताप, प्रकाश, भूमि, आर्द्रता, वायुमंडल गैसें आदि। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का भी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स जो है प्लांट्स में बता रखे हैं, मिनिमम फैक्टर्स और लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ चेंजेबिलिटी, अमाउंट चेंजेबिलिटी है, अदर फैक्टर्स भी इस पे यूज़ होते हैं। थैंक यू।